ठीक है ना। अच्छा, उसको लिखवाना भी था क्या, कि लिखवा दिया था पंचायती राज वाला? वो लिखवा दूंगा, कुछ से काम चल जाएगा उतना सा आप लोगों का। हो जाएगा ना, आगे बढ़े ना, लिखवा दे जी। कल का तो झाड़ू झाड़ू लगा रही थी। दीपावली का सफाई होगा तो अब मैं क्या करूँ, इधर देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैग, CAG। किसका आर्टिकल नहीं लिखवाए जी? क्या बोल रहे हैं? नहीं लिखवाया हूँ। ठीक है, तो अभी आज ही पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। एक पेज छोड़ के लिखिएगा, कल लिखवा दूंगा। हाँ, अरे भाई, नगर पालिका सवाल नहीं पूछता था, क्या पढ़ना है उसमें? पढ़वा दूंगा, जो है उसको पढ़ लीजिए। ऐसा थोड़ा कि मैं भाग जा रहा हूँ यहाँ से, रहूंगा यहीं पे ना, मरूंगा मैंने इतना जल्दी, अभी रहूंगा जिंदा ही। आइए इधर देखते हैं। मरने भी नहीं देंगे। बहुत खराब आदमी बोले मरने में, सिलेबस समाप्त होने के बाद मरेंगे। देखिए, अनुच्छेद 148 टू 151 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है, उसको हम लोग देखेंगे। एक है अनुच्छेद 148, इसमें बोलता है कि इनके पद, यानी कैग का पद के बारे में बात कर रहा है। और अनुच्छेद 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात की गई है। कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात की गई है। एक यहाँ पर हम लोग फिर देखेंगे, इसी में अंबेडकर जी, BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो ये पद है, यानी कैग का जो पद है, वह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है। कैग के पद को उन्होंने, जितने भी संवैधानिक पद है, संविधान में जितने भी पद है, उस पद को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद उन्होंने बोला है। कौन? अंबेडकर ने। ठीक है ना। तो BR अम्बेडकर ने क्या बोले हैं कि यह जो पद है, कैग का जो पद है भारत के संविधान में, वह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखेंगे, हो गया ये, लिखिए। हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर बोलेगा कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, जो संसद के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा उसी का नियुक्ति करवाएंगे। अच्छा, नियुक्ति और निर्वाचन में क्या डिफरेंस है?
हाँ, अगर बोलेगा कि वह व्यक्ति निर्वाचित है, निर्वाचित होने का मतलब उसको चुनाव के द्वारा किया गया है, वो भले ही चुनाव प्रत्यक्ष हुआ हो या अप्रत्यक्ष हुआ हो, लेकिन जब नियुक्ति है तो डायरेक्ट उठाकर बैठा दिया गया है। ठीक है ना, लाएगा उठाकर बैठा, लो एंजॉय करो भाई, कोई दिक्कत समझने में। तो नियुक्ति किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहें, अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहें तो ये भी त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अगर इनके शपथ के बारे में बात किया जाए तो शपथ कौन दिलाएगा इनको? राष्ट्रपति ही दिलाएगा। तो सारे केस में आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। इनका अगर कार्यकाल के बारे में बात किया जाए, इनके कार्यकाल कितने दिन का होगा, तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, आयु तक, ठीक है ना, 65 वर्ष की आयु तक, यानी इसमें जो पहले आएगा उस आधार पर उनको उनका कार्यकाल समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, 62 में होगा तो 3 साल। नहीं, मिनिमम नहीं बता रहा, मैक्सिमम बता रहा है कि 65 साल होगा। कोई दिक्कत? हो गया सबका? अगर यहाँ पे पूछेगा कि कै को हटाने की क्या प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, तो देखिए यहाँ पे हटाने की जो प्रक्रिया है सिंपल ये देता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजों को हटाने की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो जिस तरीके से हम लोग हटाते हैं, सेम तरीका इनको भी हटाने की है। कोई दिक्कत समझने में? तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के प्रक्रिया जैसा या विधि से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विधि या प्रक्रिया जैसे, कैसे लिखेंगे इसको? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की विधि के द्वारा, विधि द्वारा इनको भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जिस जिस तरह उनको हटाया जाता है, सेम तरीके से इनको भी हटाया जाए। कैसे हटाया जाए सुप्रीम कोर्ट के जज को? पहले यहाँ पे जो है ना कि संसद में एक विधेयक लाया जाएगा, जिसमें भी पहले विधेयक आएगा, मानिए पर लोकसभा में आ रहा है तो 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए। उसके बाद उसमें एक समिति बनेगी, ठीक है ना, समिति बनेगी और उस समिति डिसाइड करेगी कि भाई उन पे जो एलिगेशन लगा है कि असमर्थता या कदाचार वाले, अगर वो स्थिति है उस आधार पर इनको हटाया जाएगा। वही हटाया जाता है ना, फिर वहां से पास होकर दूसरे सदन में जाएगा, वहां से पास फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको हटा देंगे। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर है। अच्छा, अच्छा है, देखिए तो हटाने की जो प्रक्रिया है, इनका आधार क्या है, किस आधार पे इनको? तो वही आधार जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का होता है, क्या? असमर्थता, असमर्थता।
असमर्थता, ठीक है ना। तो ये भी इनका एक आधार है जिसके आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। हाँ, वही असमर्थता कदाचार दोनों हो सकता है, लेकिन जनरली असमर्थता ही देता है। कदाचार क्या कर, लूटपाट करेंगे, पूरा तो यही देख रेख कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे इनके कुछ कार्य शक्तियां हैं, उनके कार्य शक्तियों में क्या क्या हम लोग देखेंगे, पहले ध्यान देंगे कि जो कैग है, एक तो पहले सबसे जो महत्वपूर्ण है मुख्य लेखाकार होता है। यानी सरकार में जो भी जो दो निधि है, संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, 266, और आकस्मिक का 267। इस दोनों में पैसा निकालना डालना जो भी चीजें हैं पूरा का पूरा किसके देखरेख में किया जाएगा, ये कैग के द्वारा। अच्छा, राज्य सरकार के लिए अलग से कोई कैग का प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य सरकार के भी जो मुख्य लेखाकार होता है यही करता है। यानी अगर बिहार सरकार के मान चलिए अगर उनके वित्त से संबंधित कोई मामला है तो कैग देख रेख करेगा, और यह कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राज्यपाल को। राज्य में राज्यपाल को सौंपता है और केंद्र में राष्ट्रपति को सौंपेगा। फिर समझिएगा कि जिस तरह अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी एक केंद्र में अलग होता है और राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, कैग उस तरह का नहीं है। कैग एक ही होता है पूरा इंडिया में, कोई दिक्कत समझने में। और वही कैग राज्य के लिए भी देखता है और वही कैग केंद्र में भी काम करता है। तो जब केंद्र सरकार के लिए कोई मामला को देखेगा तो अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर राज्य में कोई मामला देखेगा तो अपना किसको रिपोर्ट सौंपेगा, राज्य में सौंपेगा, राज्यपाल को सौंपेगा। किसी को डाउट है यहाँ तक, तो हेडिंग डालेंगे इनके, हेडिंग डालेंगे कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। लिखेंगे लिखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 संसद को यह अधिकार देता है कि, संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र राज्य, केंद्र कौमा राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण, प्राधिकरण को बोलते अथॉरिटी, प्राधिकरण या संस्था के महालेखा संस्था के महालेखा क्या ही हो रहा है, मदारी दिखा रहा है सब क्या। अच्छा शायद मुझे मदारी आया इसमें। संस्था के महालेखा परीक्षक से, महालेखा परीक्षक से जुड़े, महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थित करे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन लिखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, नेक्स्ट पॉइंट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियां हैं, निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियां हैं। निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियां हैं। एक में लिखेंगे वह भारत की संचित निधि,
वह भारत की संचित निधि, कौमा प्रत्येक राज्य की संचित निधि, भारत की संचित निधि, कौमा प्रत्येक राज्य के संचित निधि और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, जहां विधानसभा हो से सभी व्यय, जहां विधानसभा हो, जहां विधानसभा हो, कौमा से सभी व्यय, से सभी व्यय संबंधी, से सभी व्यय संबंधी बोल दीजिए। इधर डांस हो रहा है, थोड़ा शांत रहिए, दिक्कत हो रही है इधर डांस करने में लोगों को। आ जाएंगे, वैसे लिखवाऊंगा थोड़ा ना, चले गए फिर आ जाएंगे। क्या बोला हूं मैं, क्या बोला हूं? हाँ, व्यय संबंधी की लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, वह भारत की संचित निधि, नेक्स्ट पॉइंट में वह, आराम से बोलना, टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से लिखिए। वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा समिति सहित, भारत के लोक लेखा समिति सहित प्रत्येक राज्य के आकस्मिक निधि, प्रत्येक राज्य के आकस्मिक निधि सहित प्रत्येक राज्य के आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से, लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है, लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। परीक्षा करता है, सही व्यय की लेखा परीक्षा करता है। यानी जो इतना 2 लाइन में लिखवाया गया 10 लाइन में, 10 लाइन का एकदम 2 ही चीज है कि जो संचित निधि है, ठीक है ना, संचित निधि जो है और जो आकस्मिक निधि है, इससे संबंधित और किसी प्रकार से इसमें से व्यय किया जाएगा, तो दोनों का देख रेख कौन करता है? कैग ही करता है, सिंपल। और मैंने कल बताया था, जब पार्लियामेंट्री कमेटी मैंने पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, जिसको पैक बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। स्पेशली इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी अगर कोई व्यय किया जा रहा है तो उसका भी देख रेख कौन करता है? कैग ही करता है। तो लाइन का बस यही निचोड़ है, कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वह लिखेंगे केंद्र सरकार, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, वह केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा, राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा ट्रेडिंग 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 व्यापार जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग, कॉमा विनिर्माण, विनिर्माण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण
द्वारा सभी ट्रेडिंग, कौमा विनिर्माण लाभ और हानि, विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं, लाभ और हानि लेखाओं, कौमा अन्य, कौमा अन्य लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। दूसरा सुनेंगे यहाँ पे, लेखा परीक्षा करता है। मैंने बताया था कि सरकार को कुछ प्राप्ति होती है जिसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है, और सरकार कुछ पैसे को व्यय करती है जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझेंगे, ये बजट में हम लोग देखेंगे। बजट में बताया जाता है कि जो सरकार की जो बजट है, तो बजट क्या है? बजट एक प्रकार से सरकार के जो आय तथा व्यय है, यानी सरकार के पास पैसे कितने आएंगे और सरकार अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, ठीक है ना। तो इसी को तो हम लोग बजट बोलते हैं ना। तो बोल रहा है कि सरकार के जो प्राप्ति है कि पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और सरकार अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, इसका भी देख रेख करता है कौन? कैग करता है। कोई दिक्कत समझने में? आय का मतलब, यहाँ प्राप्ति का मतलब यहाँ पर आय है, इनकम है, ठीक है ना। जिसमें माने कि सरकार के पास पैसे, जो टैक्स से पैसे आ रहे हैं, नॉन टैक्स से पैसे आ रहे हैं, सरकार किसी उधार ले रही है, ठीक है ना, सरकार कुछ संपत्ति को बेच के प्राप्त कर रही है, सरकार किसी कंपनी में अपना शेयर लगाई उसको कम कर रही है। मान लो कि सरकार LIC में 70% अपना शेयर लगाई है और सरकार चाह रही है कि भाई अब LIC में मेरा शेयर मात्र 30% रहेगा, तो 40% शेयर को सेल करेगी। तो जो 40% शेयर को सेल कर रही है ना, यही तो है सरकार की रिसिप्ट, लेकिन ये कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्ति। और जो पैसा सरकार को नॉन टैक्स से आता है या नॉन टैक्स से आता है, इसमें सरकार को टैक्स से प्राप्त हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, पेनाल्टी हो गया, फी हो गया, लाभ हो गया, लाभांश हो गया, ब्याज का पैसा हो गया, जितने पैसे हैं वो सब सारे के सारे सरकार के रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाते हैं, राजस्व प्राप्ति कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कोई बात नहीं, लिख लेंगे, लिखिए। आए मैं लिखवाया हूँ, पहले पढ़िए उसमें क्या लिखा हूं मैं। वो बोल, मैंने लिखवाया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा हो, केवल उसका, जहाँ पे नहीं होगा वहां पे उपराज्यपाल देखता है सारा चीज, उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को। मैं लिखवाया है कि पूरा राज्य, जो केंद्र है, जितना राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है। आप तो पहली बात है कि आप दिमाग आपका है नहीं, या तो बतिया लीजिए या फोन बंद कर दीजिए। ये बताया हूं मैं, आकस्मिक निधि संचित निधि एक प्रकार से दोनों सरकार का एक निधि है। सरकार को जो भी पैसा खर्च करना पड़ता है, तो सरकार पैसे खर्च करेगी तो कहाँ से पैसे खर्च करेगी? इसी में पैसा जमा रहता है सरकार के, ठीक है ना। ज्यादा पैसा सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ज्यादा पैसा सरकार संचित निधि से ही करती है। मान लीजिए कि सरकार जितना का बजट बनाई है इस बार, कि मेरा इस बार अगला खर्चा 100 रुपये का है, और आपने जाकर गांजा फूक लिया, 110 रुपया खर्च हो गया। मान लीजिए 10 रुपया घर से मांगेंगे ना, या कहीं चुरा कर रखेंगे अकाउंट में तो उसको निकालेंगे। उसी तरह राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की भी एक आकस्मिक निधि होती है। इसमें पैसा एकदम फिक्स रहता है कि भाई इतना पैसा इसमें रहेगा। जैसे मान लीजिए 500 करोड़ रुपया इसमें रखा गया है, तो 500 करोड़ रुपया हमेशा इसमें रहेगा। अगर सरकार को बीच में कोई पैसे की आवश्यकता हो गई और पैसा सरकार पास घट गई, तो सरकार क्या करेगी? इसमें से पैसे को निकालेगी, अपना काम करेगी। जैसे ही सरकार के काम हुआ, पैसा कहीं से फिर लाकर इसमें जमा कर दिया जाएगा। यानी ये जो आकस्मिक निधि है, ये हमेशा मेंटेन करके रखा जाता है कि कभी जरूरत पड़ी, इन केस देश में इमरजेंसी लागू हो गई, देश में युद्ध का समय आ गया, देश में अकाल पड़ गया, तो जब अकाल पड़े तो लोग कहाँ से मरेंगे? साले सारे के सारे ऐसे ही। तो उन लोगों को बचाने के लिए क्या होगा?
ये पैसा सरकार देगी, चलो खाओ जिंदा रहो, तब तो लड़ोगे युद्ध में जाकर, उधर मरोगे। सिंपल है, कोई दिक्कत? लिखवाऊं तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। वह केंद्र और वह केंद्र और राज्य की प्राप्तियों, प्राप्तियों का मतलब यहाँ पर आय है, देखिएगा ध्यान से। वह केंद्र और राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा, वह राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है। स्वयं को लेखा परीक्षा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण कौमा संग्रहण, राजस्व के कर निर्धारण कौमा संग्रहण को क्या बोलते हैं? कलेक्ट करना। टैक्स को इम्पोज जो किया जाता है, टैक्स रेट कितना होगा, ठीक है। तो क्या बोला मैं? राजस्व के कर निर्धारण कौमा संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी, उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम या सुनिश्चित करता है, हटा दी नियम, सुनिश्चित करता है। अब समझिएगा, ये मैंने जितना चीजें मैंने बोला है इसको एक लाइन में समझना है। यहाँ पे बोला है कि सरकार के जो प्राप्ति और व्यय है ये तो सरकार खुद डिसाइड करती है, लेकिन कभी कभी अगर लग रहा है कैग को कि मैं मामला यहाँ पे गड़बड़ है कि कुछ दिक्कत है, तो सरकार क्या करेगी? कैग इसका देख रेख कर सकती। अब समझेंगे, इस जो प्राप्ति है इसी में पैसा मिलता है सरकार को टैक्स के द्वारा। तो कैग यह देखेगा कि ऐसा तो नहीं ना कि सरकार अपने फायदे के लिए टैक्स के रेट को बढ़ा दी है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, जो पैसा टैक्स के द्वारा कलेक्ट किया गया है, उसका जो पैसा कलेक्ट किया गया है, ऐसा तो नहीं कि सरकार को कलेक्ट कुछ और किया सरकार और बता कुछ और रही है, कि मान लीजिए 100 रुपया कलेक्ट किया और बता रही है कि 70 रुपया ही कलेक्ट हुआ है। तो इन सारे चीजों को देखने के लिए कि ताकि कोई मामला गड़बड़ ना हो, समझ में आ रहा है ना, तो इसका एक काम करता है कैग। इसी में वो राज्य सरकार में के भी करता है और केंद्र सरकार के दोनों के लिए करता है, क्योंकि केंद्र सरकार भी तो बजट लाती है और राज्य सरकार भी लाती है बजट सर्वे जो भी है। किसी को डाउट है? आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। वह लिखेंगे, वह यानी कैग, वह केंद्र में राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। केंद्र में राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है तथा राज्य में राज्यपाल को नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और
राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए? अब दूसरा बात फिर समझ, एक पॉइंट और समझना है। मैंने बोला है कि केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को ये अपन रिपोर्ट सौंपेगा, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रपति संसद के पटल पर इसके रिपोर्ट को रखेंगे, कोई दिक्कत। और राज्यपाल राज्यपाल विधानमंडल के पटल पे इसको रखेंगे। पटल का मतलब उनके सर पे, उसके सामने रखा जाएगा, सामने पेश किया जाता है। कोई डाउट किसी को? तो अगर सिंपल समझिए, कहेगा अपन रिपोर्ट सौंपेगा किसको? राष्ट्रपति और गवर्नर को। जो रिपोर्ट इसको सौंपा जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसके द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को वह केंद्र संसद के पटल पर रखे। संसद का मतलब यहाँ पे मैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात नहीं करूं, मैं बात करूं संसद में, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के सामने रखा जाएगा कि क्या है नहीं है, अनुच्छेद 151 के द्वारा। किसी को डाउट है किसी को? उसी तरह केंद्र में, सॉरी, उसी तरह राज्य में राज्यपाल के द्वारा उसको विधानमंडल का मतलब यहाँ पे विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, विधानमंडल में रखा जाएगा। कोई दिक्कत? तो लिखिए, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं, संसद के पटल पर रखते हैं। जस्ट बगल में ब्रैकेट लिख लेंगे, अनुच्छेद 151 151 रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, वह राज्य सरकार के, वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट, वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट, लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। ये जो उसे विधानमंडल के पटल पे रखते हैं। अनुच्छेद 151, ये भी 151 ही है, ताकि कोई कंफ्यूजन, दोनों 151 में ही बात की गई। अब समझेंगे यहाँ पे मैं बोला हूं कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो एक दो बार सवाल पूछा है कि कैग जो है, कैग को पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड या मार्गदर्शक भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो अगर पूछ दिया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को, कैग को पब्लिक अकाउंट कमेटी के संदर्भ में क्या कहा जाता है, चाहे पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड मार्गदर्शक किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? कैग को। इसी में लिखेंगे, वह संसद की, वह संसद की लोक लेखा समिति के, वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। मैं बोलूंगा आराम से, वह संसद के लोक लेखा समिति के गाइड, कॉमा, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। गाइड, मित्र, मार्गदर्शक 8 बार बोले। गाइड, गाइड, निर्देशक,
गाय कहाँ से आ गया जी इसमें? गाय माता कहाँ से आ गई जी? वो गाय माता बुढ़ापा में जरूरत है, जब पूछ पकड़ के लोग बैतरणी पार करते हैं, है ना। बुढ़ापा में लोग गाय छूता है मरने से पहले। क्यों छूता है? अरे भाई इसलिए छूता है कि भाई मरेंगे तो, जब हम लोग क्रॉस करेंगे बैतरणी तो पूछ पकड़ के गाय क्रॉस करवा दे, नहीं छुएगा तो ऐसे ही मरेंगे, उसी में डूब के मरेंगे। नदी है, नदी है, वही नदी है जिसमें सबका मोक्ष वही है लास्टली, है ना। तो उसमें मानिए अब आप में मुझे तैरना आता है, तो वहां पे तैरना भूल जाइए, वहां पे केवल वही एक उपाय है, क्रॉस करेंगी साइड से उस साइड। अच्छा मान के चलिए, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मानी, हाँ, नहीं स्वर्ग तो बहुत दूर है, अभी तो क्रॉस कीजिएगा, फिर अगर आपके कर्मों के आधार पर को डिवाइड किया जाएगा कि आपने अच्छा कर्म किया है तो उधर जाइए, अच्छा बुरे के इधर आइए, तेल में इनको डालिए, पहले फ्राई कीजिए इनको। तो ये भी तो हो सकता है कि भाई लोग यहाँ जो मर के जाते हों, इससे भी अच्छी दुनिया हो, वहां पे मजा आ जाए। अरे भाई मैं वही बोल, देख ले तो सब लोग मर नहीं जाए तुरंत। ये भी तो है, अगर मान ली इससे अच्छी दुनिया अगर होगी वहां पे, तो लोग मर भी सकते हैं, जल्दी सुसाइड करो, जल्दी चलो उधर मजा है। जिंदगी तो उधर लोग काट रहा है, मैं तो इधर नरक में हूँ, है कि नहीं। लेकिन दोनों, नहीं कुछ नहीं है ये मृत्यु लोक है, समझ में आ रहा है ना, ये मृत्यु लोक है, ये स्वर्ग लोक नहीं, ये मृत्यु लोक है। आप हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, बस कोई कर्म नहीं करना है, डिसाइडेड है, वो सारा डिसाइडेड है कि आपको करना क्या है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि नहीं मेहनत से बदला बदला जा सकता है, एकदम बदला जा सकता है, लेकिन मेहनत भी तभी करेंगे आप जो आपके कर्म में लिखा होगा, किस्मत में लिखा होगा। अगर लिखा होगा कि नहीं आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में, अगर लिखा होगा नहीं आप पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सारा चीज डिसाइडेड है, सारा चीज, एक एक चीज डिसाइडेड है, सच बता रहा हूं मैं। अब जो किया हो मतलब, अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये जो पावर है, कुछ तो पावर है यहाँ पे, कुछ तो पावर है जो सारे को चला रहा है, बिना पावर के थोड़े चल पाएगा, कुछ तो है। अब थोड़े कि भाई न्यूटन अपना जो लॉ खोजे, तो सेव तो पहली बार नहीं गिरा होगा धरती, उसे पहले भी गिरा होगा धरती पर, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, है कि नहीं। तो हम लोग खड़े हैं, इस साइकिल को अगर छोड़ दिया, खड़ा हो पाएगा साइकिल? नहीं हो पाएगा, गिर जाता है ना, स्टैंड चाहिए उसमें। तो हम लोग जो खड़े हैं इसमें भी हम लोग का कुछ नहीं है, वो सारा बनाया गया उसी तरह का बॉडी स्ट्रक्चर कि आप इस सहारे से खड़ा होकर चलेंगे। एक दिन तो मर ही जाना है, एंजॉय कीजिए, लोड नहीं लेना है जिंदगी में। एक दिन मर जाने से नहीं कि मर जाने तो सबको कष्ट देकर मरे, मतलब मरे तो दूसरा लोग आपके बारे में सही बोले, इतना काम करना है। ऐसे लोग मरने के बाद सब लोग आपके बारे में सही ही बोलेंगे, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन मन में गलियाएंगे, तो वही मन में न गलियाए, इसको भी, इसके लिए कुछ काम करना है, कुछ लोगों के लिए सही कीजिए और लोगों के लिए जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई देखने आ रहा है कि मेरा मैं गलत हूँ या सही हूँ, कोई कुछ नहीं, लेकिन ठीक होना चाहिए सब चीज़, एंजॉय कीजिए लाइफ। हो गया, ते रहा हम लोग का पूरा कैग। कैग हम लोग निकाल दिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी, महान्याय, यही ना है, ऐसे तो लिखाएगा ना महान्याय। कौन है जी? कौन है कैग? बताइए, यही नहीं मालूम आप लोगों को? गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन एक बार क्रॉस कर लेंगे, चेक करेंगे जरूर। अभी से कुछ दिन पहले वेणुगोपाल थे, ठीक है ना। अभी अरे आ हाँ तो कैगे में बोल रहा हूँ ना, कैगी मुर्मू जी को बोल रहा हूँ मैं। ये तो अभी अटॉर्नी जनरल हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए अटॉर्नी जनरल का जो वर्णन किया गया है, वो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, यानी 76 में हम लोग बात किए हैं किसका?
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या अंतर है? अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है वैसे? हाँ, मतलब एक प्रकार से यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। लिखते चलेंगे उसमें। यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है। उसके बाद या नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यह भारत सरकार के कानूनी सलाहकार भी होता है। कानूनी सलाहकार भी होता है। कानूनी सलाहकार। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखे कि यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी, या इसी को हम बोल सकते हैं कानूनी सलाहकार। ठीक है ना। यहाँ पे बोलेगा कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाएगी भाई साहब अपने राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगर बोलेगा कि यह अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो अपना त्याग पत्र भी इन्हीं को देंगे। ठीक है ना, अपना त्याग पत्र भी इन्हीं को देंगे। कहाँ जा रहा है? ठीक है। अब देखिए दूसरा बात पूछा गया यहाँ पे कि इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है। इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है ये फिक्स नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अब सुनेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ऑप्शन में दे रहा है कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, टेंशन इनमें से कोई नहीं होगा। अगर बोल रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अगर ऑप्शन में दे रहा है तो ऑप्शन वो हम लोग सही मारेंगे कि इनके कार्यकाल फिक्स नहीं है। जब तक सरकार है उसके मंत्री परिषद के द्वारा इनका अच्छा बॉन्डिंग है, मामला है, तब तक ये काम करेंगे। जिस दिन लगा इस सबको कि भाई सब बात नहीं मान रहा है, तुरंत इनको हटाया जाएगा। तो इसीलिए इनका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं रखा गया है कि कार्यकाल कितने दिन का होगा। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। किसी को डाउट है यहाँ पे? अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, इसमें कुछ बात, तो यह संसद का सदस्य नहीं होता है, समझेंगे। यह संसद का, पूछे क्या संसद का सदस्य होता है या संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन यह संसद की बैठक में, संसद की बैठक में भाग या बोल सकता है, भाग ले सकता है या बोल सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार नहीं है। तो संसद की बैठक में भाग तो ले सकता है, लेकिन यह वोट नहीं दे सकता है। यह बोला तो राष्ट्रपति के द्वारा,
एमएल, अरे भाई क्राइटेरिया इसकी जो योग्यता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो बनने की योग्यता है, सेम योग्यता इसमें भी होगी। योग्यता नहीं बताया हूँ क्या? अच्छा तो लिख लीजिए योग्यता में। अच्छा इसको पहले उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। तो यह संसद की बैठक में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन इसमें वोट देने का अधिकार नहीं है। किसी को डाउट है यहाँ पे? अच्छा, संसदीय जो समिति है उस समिति में भी ये भाग ले सकते हैं, याद रखेंगे। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो एस्टीमेट कमेटी है, जितने भी कमेटी उसमें भी भाग ले सकता है, बस इसको वोट देने का अधिकार नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि संसद का सदस्य है ही नहीं, तो वोट कैसे देगा, ठीक है ना। और दूसरा बात कि भारत सरकार के तरफ से, यानी भारत सरकार के तरफ से, सरकार के तरफ से किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर भारत सरकार किसी के प्रति, मतलब कि मान ली कोई होता है ना कि भारत जैसे जुडिशियल रिव्यू वाला मामला आ गया कोई, या किसी ने भारत सरकार पर केस कर दिया, तो उसके तरफ से कौन आदमी लड़ेगा वोट? तो यही लड़ता है, अटॉर्नी जनरल ही लड़ते हैं। तो इनको यह भारत के किसी भी न्यायालय में ये भाग ले सकते हैं जाकर वहाँ पे, और सरकार के तरफ से बोल सकते हैं, जो उनका पक्ष, अपना पक्ष वो रखेंगे। दिक्कत कोई? लिखेंगे योग्यता, लिखकर डैश मारेंगे योग्यता। योग्यता में लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता ही चाहिए, योग्यता चाहिए। कोई दिक्कत? यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा है कि भाई इसमें योग्यता है, क्या चाहिए योग्यता अगर इसको बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो हम लोग योग्यता चाहिए, ये उसमें क्या क्या योग्यता है वैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने में? 5 साल जज रहना चाहिए और 10 साल वकील। तो याद रखेंगे, अगर ये नहीं है तो उसमें भारत सरकार, राष्ट्रपति की नज़र में भी अच्छा विधि वेदा होना चाहिए कि भाई हाँ कानून ही जानता है। कोई दिक्कत? तो लिखिए, हेडिंग डालेंगे, अब लिखेंगे इसमें अटॉर्नी जनरल में। महाभारत के महान न्यायवादी लिखेंगे इसमें। संविधान में तो महान्यायवादी तो है, लिखेंगे भारत के संविधान में। ठीक है जी, आप कुछ हुआ नहीं ना है घर पे जी? महाभारत नहीं, मैं बोला हूँ भारत के, बोला हूँ। अच्छा मतलब आप लोग, बोला हूँ जी, आप लोग कम में बोले नहीं। मैंने बोला है महान न्यायवादी, मैं बोला कि महान न्यायवादी लिख कर डैश मारिए तब लिखिए उसमें। हाँ देखिए, वो लोग झूठ बोलेंगे। तो यही तो, इसी तो आप में डाउट है, उसमें मैं क्या बोलता हूँ तो गलत होने बोलता हूँ मैं। लिखिए, झगड़ा होने के पीछे यही तो कारण है, आप लोग कुछ बोले तो आप लोग सुन लेती हैं कुछ और, फिर वो चलेगा, वो 1.5 दिन चलेगा उस पे। जल अच्छा, तो अगर इस पे हो गया जजमेंट तो लिखवा दूं? ये बोले कि हम लोग जल्दी सुन लेते हैं, तो यही तो खतरा है आप लोगों के लिए। बहुत खतरा नहीं, डिजास्टरस है वो। लिखिए, भारत के
संविधान में अनुच्छेद, भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। हो गया। नेक्स्ट वन लिखेंगे, महान न्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। किसी भी समय उसे पद से हटाया जा सकता है। हेडिंग डालेंगे, महान न्यायवादी के कार्य एवं शक्तियां। लिखेंगे, बोले लिखेंगे। लिखिए, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे। भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। लिखेंगे नेक्स्ट, संविधान सौंपे गए हों। संविधान या अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। कृत्य कार्य का निर्वहन करना।
कृत्यों का निर्वहन करना, कृत्य को कार्य ही कहा जाता है, कृत्यों का निर्वहन करना। हेडिंग डालेंगे महान न्यायवादी, महान न्यायवादी को, महान न्यायवादी को राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य सौंपता है। राष्ट्रपति महान न्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है, निम्नलिखित कार्य सौंपता है। एक में बोले, लिखिए भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। अब मैं बोल रहा हूं, सुनना है चुपचाप। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, पेश होना। नेक्स्ट वन लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 143 क्या है? लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 143 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट वन लिखेंगे सरकार से संबंधित, सरकार से संबंधित किसी मामले में, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, सुनवाई, सुनवाई का अधिकार। हाँ हाँ, हेडिंग डालेंगे भारत का महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता उसको बोलते हैं सोलिसिटर जनरल, ठीक है ना। भारत में भी एक महाधिवक्ता होता है जिसको बोलते हैं सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल का काम क्या है? ये जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, ठीक है ना, इसके सहायता के लिए, इसके सहायता के लिए एक लोग नियुक्ति की जाती है जिसको हम बोलते हैं सोलिसिटर जनरल। और इसको भारत का महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता होता है, याद रखेंगे, लेकिन ये भारत सरकार का महाधिवक्ता को हम लोग सोलिसिटर जनरल बोलते हैं। तो अगर अगर दे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सोलिसिटर जनरल, ठीक है ना, सोलिसिटर जनरल या भारत का महाधिवक्ता लिखेंगे इसमें। मतलब ये बोल रहा है कि अटॉर्नी जनरल तो एक तो है ही विधि अधिकारी के रूप में, वो तो काम करता है। अब अकेले माने कि दो जगह मामला फंस गया है तो कैसे जाएगा? तो इनके सहायता के लिए एक अलग से एक आदमी की नियुक्ति की जाती है जिसको हम सोलिसिटर जनरल कहते हैं। सिंपल यही है। किसी कोई डाउट है? ना 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 ना, एक ही हुआ, केंद्र में एक होता है, केंद्र में एक अटॉर्नी जनरल होगा। अगर जरूरत पड़ी कभी तो इसको भी नियुक्त किया जा सकता है काम करने के लिए, और काम का बर्डन ज्यादा पड़ जाएगा इस पे, अटॉर्नी जनरल पे, तो थोड़ा कामों को निपटाने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। जैसे काम हुआ तो या तो मन हो तो रखा जाएगा तो हटा दिया जाएगा, सिंपल है। यानी इनके पद उतने डिसाइडेड नहीं है कहीं पे, कोई दिक्कत, बस सहायता के लिए इनको बुलाया जाता है। जिस तरह हम लोग एडॉक जज के बारे में बात किए थे,
जब जो काम क्या था कि जब जरूरत पड़ेगा तो उनको बुलाया जाएगा, काम में फिर इनको हटा के चलो भाई निकलो तुम, यही काम इनका है, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे महान्यायवादी के अतिरिक्त, महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के, महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के, भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं, अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। तो एक में लिखेंगे कौन कौन होते हैं। एक में भारत सरकार के महाधिवक्ता, भारत सरकार के महाधिवक्ता। दो में अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता। नेक्स्ट वन लिखेंगे वे अपर महाधिवक्ता, वे महान्यायवादी को, वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं, जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता, 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। दिक्कत तेरा हम लोग का महाधिवक्ता, उसी को बोलते हैं, मतलब उसका तो एग्जैक्ट मीनिंग एडवोकेट जनरल होता है। महाधिवक्ता को हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त जो लोग होते हैं उनको महाधिवक्ता बोला, चलिए इंग्लिश में उसको सोलिसिटर जनरल बोलते हैं। इनका बस एक ही कार्य है कि अटॉर्नी जनरल को सहायता कीजिए जरूरत पड़े तो। इनका 76 में कहीं से कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कोई दिक्कत समझने में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता, हेडिंग डालेंगे राज्य के महाधिवक्ता। बस अंतर कुछ नहीं है, बस अनुच्छेद का अंतर है। सेम काम जो केंद्र में एक करता है उसी तरह राज्य में वो करता है। किस किस अनुच्छेद में है महाधिवक्ता का वर्णन? हाँ 165 में। बहुत बढ़िया। तो एक बार लग रहा है एक बार सुनना पड़ेगा। सुने क्या जी 5 मिनट सुने। ऐसे तो बोलने में लग रहा है मछली बिक रहा है। पूछ रहा हूँ तो किसी की आवाज नहीं निकल रही है, तो मैं सुनूंगा ही। खड़ा होकर सुनाना है ताकि थोड़ा बेइज्जती फील हो, अच्छा लगेगा। चलिए लेडीज फर्स्ट या जेंट्स फर्स्ट? लेडीज फर्स्ट। हाँ ये लोग इक्वालिटी के बारे में बहुत बात करें, इधर से होगा काम। चलिए जी आगे से आज अनुच्छेद 53 क्या है? सिक्सटी वन भी याद नहीं है कम से कम। ये तो याद होना चाहिए। एग्जैक्ट क्या तो कैसे याद होगा? सेवेंटी सिक्स
बैठिए। चलिए चलिए जी। अब बोलना नहीं है किसी को, पहले बताओ एकदम शांति से। चलिए 54 क्या है? 55। अच्छा, ट्रिपल वन क्या है अनुच्छेद? चलिए एक और बताएंगे आप। 333 क्या है? एंग्लो इंडियन के बारे में बात कर रहा है। बैठिए, बहुत बढ़िया आपका। चलिए। चलिए बताएंगे। राज्य में जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, राज्य में ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है। हाँ, चलिए अनुच्छेद 85 क्या है? नाइन्टी थ्री। नहीं अब 85 नहीं बताया हूँ। क्या है 85? लोकसभा का विघटन 85 में। चलिए अब बताएंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? बैठिए। चलिए जी। आप नहीं, आपने इनका नंबर, इनका, हाँ हाँ। चलिए आपसे एकदम आसान सवाल है। 80 क्या है अनुच्छेद? 81। 81 ही है लोकसभा, 80 है राज्यसभा। 61। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया? फेडरल सिस्टम लिया कहाँ से गया है? सो हाँ हाँ हाँ, फेडरल सिस्टम। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से दी गई है? मैं न्यायपालिका तो लिया ही गया है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात करूँ। जर्मन। बैठिए। बैठिए चलिए जी। आप तो बहुत दिन बाद शायद आ रही हैं, तो बैठ जाइए, तब आपको छूट है, बैठ जाइए। अब तबीयत ठीक हो जाए फिर सुनाइएगा। चलिए इधर से पास, इधर चलिए जी, पीछे से आप लोग। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, एक प्रावधान कहाँ से लिया गया है? क्या फायदा होगा बताने से?
हिल रहे हैं आप, बेचैन है बताने के लिए। मान लीजिए आप लोग बता ही देंगे दूसरे को, क्या फायदा होगा उससे? कोई फायदा होगा? इस ये पता है जी कि वैसे कहाँ से होगा जी वो? चलिए, राष्ट्रपति जो लोकसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, कहाँ से लिया गया? किसको पता है? पूछ नहीं, बता रही हैं। नहीं, ये बताइए, केवल बताना, पूछना नहीं है। बैठिए। क्या? यूएस से कैसे लिया जाएगा? चलिए जी, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद पूछ रहा हूँ, कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है जी। चलिए, तब सही बोल रहे हैं आप। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? ठीक है, बैठिए। चलिए जी, न्यायिक व्यवस्था, अरे ना। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई? सही है। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? उल्टा बोल दिए। प्रांतों में स्वायत्तता लागू की गई 1919 में, स्वायत्तता दी गई 35 में, अब केंद्र में लागू कर दिया गया वहां पे। तो, तो मैं क्या बोला हूँ? मैं पूछा हूँ कि प्रांतों को स्वायत्तता किस, हाँ, प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? हाँ, तो 35 में दी गई थी और 19 में लगाया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया 1935 में। इसको दी गई, उसको लगा दिया गया। अच्छा, सबसे आसान लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे। 79 अनुच्छेद क्या है? संसद है, संसद है। बैठिए। चलिए जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोई भी ज्वाइंट सीटिंग के द्वारा कोई विधेयक आ रही है, जब सत्र चालू होगा तो उसको कितने दिन में उसको पास करना जरूरी है? संयुक्त बैठक जब होती है, संयुक्त बैठक नहीं, जो सरकार अध्यादेश लाती है, तो अध्यादेश के दौरान अगर कोई विधेयक को लाया जा रहा है संसद में, तो जब उसका सत्र प्रॉपर चलेगा तो कितना दिन में उसको पास होगा, नहीं तो अन्यथा उसको मान लिया जाएगा कि फेल हो गया, खत्म हो गया। 6 महीना नहीं, 6 सप्ताह होगा। 6 सप्ताह होगा। अच्छा, राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सूची सुने हैं ना, 3 विषय होता है ना, करेंट, सेंटर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य को दिया जाएगा, राज्य सरकार को। लेकिन उसमें एक बता रहा हूँ, अगर कोई कानून, अगर कोई विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हो गया, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? और वह विधेयक किस में आएगा? संसद के किस सदन में पहले आएगा? नहीं, राज्यसभा में।
अगर कोई राज्य सूची के अंदर कोई विषय है और वह राष्ट्रीय महत्व के है तो उसके लिए जो विधेयक लाया जाएगा वो पहले राज्यसभा में, यानी राज्यसभा को उसमें ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। बैठिए, चलिए जी। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, अगर कितने ऑल इंडिया सर्विस है बिहार भारत में? अखिल भारतीय सेवा कौन कौन? आईएफएस में कौन, फॉरेन या फॉरेस्ट? फॉरेस्ट वाला। तो अगर मान ली कि अगर भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज को बढ़ाना होगा तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? या घटाना होगा, मान लीजिए संसद में जाएगा। संसद में नहीं, संसद में पहले राज्यसभा में जाएगा। राज्य संसद कहना गलत है ना, ऐसे कैसे जाएगा? संसद और लोकसभा राज्य में अंतर है दोनों में। अभी नहीं बोल सकते धन विधेयक संसद में जाएगा। धन विधेयक पहले लोकसभा में जाएगा, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा को पावर ही नहीं दिया गया है। तो जिस तरह धन विधेयक में राज्यसभा को पावर नहीं दिया गया है, उसी तरह ऑल इंडिया सर्विसेज में लोकसभा को पावर नहीं दिया गया है। मात्र उनको भी 14 दिन का ही समय दिया गया, अगर होगा तो होगा, नहीं तो पास मान लिया जाएगा, उसको गठित कर दिया जाएगा। चलिए बताइए अनुच्छेद 3 क्या है? हाँ, किसका शपथ? अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 पूछ रहा हूँ। सीमा तीमा अनुसूची 4 क्या है? हाँ हाँ, है ना, है ना। ये खड़ा हो रहे हैं हम लोग तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो फिर दुश्मनी है मुझे। फेमस वाला क्यों पूछेंगे? बैठिए। आप तो दुश्मनी थोड़ी ना है कि हाँ आप घर में मेरे घर में मार कर आ रहे हैं। चलिए जी। आप, हाँ हाँ हाँ। सब लोग बताए तो अच्छा लगेगा, कुछ लोग तो है जो बेइज्जती करवाएं। नहीं, नंबर अभी आएगा, इनका भी नंबर आ रहा है जो खड़ी हैं अभी। इनसे भी खोज रहा हूँ सवाल। चलिए अनुच्छेद 331 क्या है? हाँ, पढ़ाई कहाँ है? एक एक कौन सा वर्ग? हाँ तो ठीक है, वो छूटा हुआ नहीं बताऊं। एक कौन सा बात है जी? ये तो जबरदस्ती है, मतलब आप लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं, डरा रहे हैं मुझे आप लोग। ये गलत है ना। चलिए 300 क्लॉज ए में क्या है? किस भाग में है वो संविधान के? सही है जी, कंफर्म ना? तो मुझे भी याद नहीं, यही बोलने में मान ले रहा हूँ। चलिए आप बताएंगे कि इमरजेंसी के दौरान कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको हटा दिया जाता है? नहीं, हटा दिया जाता है। हाँ, बस 3 ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 कैसे है? 21, 20 और 21।
20 और 21 को छोड़ के सारे मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाता है। 20 में है भाई अपराध वाला और 21 में जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, बैठिए। चलिए जी आप। इमरजेंसी को कहाँ से लिया गया, आपातकाल को किस देश से लिया गया? हाँ, जर्मनी से। अच्छा, ऐसा है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से क्या लिया गया है? बताइए, याद है? बैठ जाइए, नहीं याद तो। चलिए, और कोई है? चलिए जी आप बगल में, या पहले सरेंडर कर दे रही हैं जी आप। चलिए, टोपी। चलिए, यूएसएसआर से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, बस वही। वो तो फेमस है, जो नहीं फेमस उसको बताना है। और क्या लिया गया है जी? जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया? जुडिशियल रिव्यू, हाँ, अमेरिका से लिया गया। जो न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया ना। मैं यूएसएसआर से बोल रहा हूँ। अच्छा, अफ्रीका से क्या लिया गया है? किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में जो संशोधन करना होगा, तो संसद के किस सदन में उसके लिए विधेयक लाना होगा? पहले लोकसभा में। ये प्रावधान दिया गया है क्या? चलिए,